हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का 4th पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा, जिसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, उच्चतर कशेरुकाओं में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणु के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। स्वप्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा हमने बताया था पहले, इम्यूनिटी के बारे में हम बता चुके थे कि क्या होती है। तो जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, जो रक्षा होती है, प्रतिरक्षा होती है, वो अपनी कोशिकाओं में और जो विजातीय जीव होते हैं रोगाणुओं के बीच भेद कर सकती है, फ़र्क कर सकती है। भेद कर सकने की क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी नहीं पता चला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा है, वो पहचानने में गलती कर देती है कि कौन सी हमारे शरीर की अपनी कोशिका है और कौन सा बाहर का कोई विजाती है। वो अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है, यानी कि अपनी ही दुश्मन बन जाती है, खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो जब हमारे अपनी ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, उन पे हमला करती है, इसको बोलते हैं स्वप्रतिरक्षा रोग। यानी कि जब जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा मौजूद है, वो क्या करती है कि वो विजातीय जीवों में और अपनी कोशिकाओं में जो भेद होता है वो नहीं कर पाती, इसमें असमर्थ हो जाती है। तो फिर हमारे शरीर को खुद ही क्षति पहुंचाने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है। तो इसको बोलते हैं स्वप्रतिरक्षा रोग, जिसमें जो है ये रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है एक स्वप्रतिरक्षा रोग है, जिसको आमवाती संधि शोथ कहते हैं। अब देखेंगे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कौन कौन से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसीकाब अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऊतक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फ और उसके अलावा ये जो हमारे शरीर में ऊतक हैं, कोशिकाएं और बहुत सारी घुलनशील, जैसे कि जो एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमारी बॉडी में अगर कुछ इंटर करता है, कोई भी विजातीय, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, प्रतिरक्षी बन जाती है। फिर जब दोबारा कभी उस चीज़ का हमला होता है तो हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद होती है। इसी के आधार पे हम लोग जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण, वो यही चीज़ होती है कि हमारे शरीर में या तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ डाल दी जाती है, जिसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप कराई जाती है, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। ये हम बता चुके थे पहले ही। लसीकाब अंग, ये ही वे अंग है जिनमें लसीकाणु की उत्पत्ति और या परिपक्वन, मैचुरेशन और प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफरेशन होता है। क्या होता है हमारी बॉडी में? लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं कि जहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फोसाइट, जो हमारे शरीर में सफ़ेद जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, वहाँ वो उसमें बनते हैं, लिम्फोसाइट्स। और प्राइमरी ये लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा और थाइमस, ठीक है, ये लसीकाब अंग है। अब अगर कहीं पूछता है लसीकाब अंग क्या है, तो ये वो अंग है जिनमें लसीकाणु की उत्पत्ति होती है, या परिपक्वन यानी मैच्योर होती है, या प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफरेशन मतलब डिवाइड होना, 1 से 2, 2 से 4, ऐसा प्रोलिफरेशन होता है। और अस्थि मज्जा और थाइमस जो है प्राथमिक लसीकाब अंग है, जहाँ अपरिपक्व लसीकाणु मतलब जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं प्रतिजन संवेदनशील लसीकाणुओं में विभेदित होते हैं, यानी कि वो इमैच्योर से मैच्योर बन जाते हैं। फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो लसीकाणु प्लीहा में स्प्लीन, लसिका ग्रंथों, टॉन्सिलों, क्षुद्रांत के पेयर पैचों और परिशेषिका अपेंडिक्स जैसे द्वितीय अंग में चले जाते हैं। यानी कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी कौन से हैं? ये है स्प्लीन, लसिका ग्रंथ और पेयर्स पैचेस, टॉन्सिल, ये सब।
आप लोगों ने देखा होगा अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, तो हमें कभी कभी ऐसा होता है हमें टॉन्सिल बढ़ जाती है, या फिर जो हमारे शरीर में कहीं भी होता है कि लिम्फ ग्लैंड जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे लसीकाप अंग है वो दिया है, लसीकाप की ग्रंथियाँ कहाँ हैं ये सब दिया है। थाइमस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, थाइमस दिया है, लसिका की वाहिकाएँ जो है वो सब दी हुई है, इस इमेज में दी हुई है फिगर 8.5 में। अब सेकेंडरी प्राइमरी में तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन जो है वहाँ पे तो ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और सेकेंडरी में क्या होते हैं, सेकेंडरी में वो एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो परिपक्व हो जाते हैं और उसके बाद फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाप अंग है जहाँ लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। यानी जो बोन मैरो हमारा होता है वो सबसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे सारी ब्लड सेल जो होती हैं, जो भी ब्लड में सेल होती हैं, ब्लड में आरबीसी हमने सुना होगा, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये सब का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सब हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ ये बनती है, ये अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनती हैं। थाइमस एक सपाली अंग है यानी लोब्ड, उसमें लोब होते हैं जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है। कहाँ पे है, हृदय के पास, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है ये। पहले जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता जाता है और यौवनावस्था आने पर बहुत ही छोटे आकार का रह जाता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है थाइमस का, फिर धीरे धीरे घट जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। क्या करते हैं ये बोन मैरो और थाइमस, ये टी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने के लिए ये इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं, यानी लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट क्या करता है, फैगोसाइट भक्षकाणु का काम ये होता है कि जो भी बाहर के आते हैं, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है, कोई बाहरी चीज़ है, तो इसको इसका ये भक्षक होता है, इसको खा लेता है। ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्यंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है, यानी कि जो स्प्लीन होती है वो रेड ब्लड सेल को इकट्ठा करती है। और जब जब रेड ब्लड सेल, जैसे आरबीसी की जो एज होती है वो 120 डेज़ होती है, जो रेड ब्लड सेल होती है हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ, वो क्या होता है कि 120 दिन पे वो टूट फूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर नई बनती है। तो वो भी जाके आरबीसी में ख़त्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। और आरबीसी बहुत सारी आरबीसी प्लीहा में स्टोर भी रहती है, भंडार होता है वहाँ पे। लसिका ग्रंथियाँ छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं, यानी लसिका की ग्रंथि जो होती है वो छोटी छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित है, मतलब हमारे पूरे शरीर में होती है। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियाँ उन्हें फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथि में फंसे प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। क्या करते हैं कि कोई भी हम कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई एंटीजन है, तो क्या करता है, लिम्फ नोड में फंस जाता है। लिम्फ नोड, वहाँ पे लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती है और वहाँ पे इम्यून रिस्पांस होता है। हमने देखा होगा अगर हमारे कहीं भी कुछ होता है, हमने जैसे बताया कि गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं, गांठ जो होती है, कहीं हमारे अगर कुछ दर्द होता है या कोई इन्फेक्शन हुआ है या कट गया है, कोई फोड़ी फुंसी निकला है, तो उसके हम लोग आसपास देखेंगे कोई ना कोई ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है, हमें टच करने पे मालूम चलती है। उन्हीं गिल्टियों की यहाँ बात की जा रही है, लिम्फ नोड्स जिसे बोलते हैं। प्रमुख पथों श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के आस्तरों लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित हैं। क्या होता है कि जो हमारे श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ है, वहाँ की जो अंदरूनी लाइनिंग है वहाँ पे लसिकाभ ऊतक हैं। जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू कहलाते हैं।
यानी कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस की जो श्लेष्म की जो लेयर होती है उस पे ये होते हैं। ये मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% है। जितने भी लसिकाभ ऊतक हैं उनका 50% यानी कि जो हमारे तंत्र हैं उसकी लाइनिंग में होता है। अब हम अपनी अगली वीडियो में जो है एड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।